साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जिसको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए और जिसको बहुत लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसी मूर्ति की कहानी सुना रहा हूं जो हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन मूर्तियों में गिनी जाती है और सबसे बहुमूल्य मूर्तियों में भी, सबसे बेशकीमती मूर्तियों में भी गिनी जाती है। ये मूर्ति है दीदारगंज यक्षी। इसका नाम ध्यान से याद कर लीजिए, दीदारगंज यक्षी। अब इस मूर्ति की कहानी विस्तार से सुनिए। 18 अक्टूबर सन 1917 की बात है। आज से 106 साल पहले की बात है। पटना सिटी में गंगा किनारे एक मौलवी साहब घूम रहे थे। उनका नाम था मौलवी काजी सैयद मोहम्मद अजीमुल। थोड़ा लंबा नाम था। और मौलवी साहब गंगा किनारे पीसने के लिए किसी बड़े पत्थर की तलाश में थे। तो उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने उसको निकालना चाहा, हटाना चाहा, तो उनको पता चला कि अरे ये पत्थर वो एक मूर्ति के नीचे का पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक पूरी की पूरी मूर्ति बनी हुई है। तो इस तरह इस यक्षी की खोज हुई। एक और किस्सा है, वो और ज्यादा दिलचस्प है। वो किस्सा ये है कि ये जो मूर्ति है दीदारगंज यक्षी, ये सैकड़ों सालों तक बिल्कुल उल्टी यानी अपसाइड डाउन जमीन में धंसी हुई थी और इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो जमीन के ऊपर से दिखाई देता था और ये मूर्ति पूरी जमीन के अंदर थी। ऊपर वाले हिस्से पर आसपास के धोबी आकर कपड़े धोते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक सांप निकल गया। सांप निकला तो धोबियों में भगदड़ मची। वो लोग लाठी लेकर सांप को ढूंढने लगे। सांप बिल में छिप गया। तो सांप का बिल खोजते खोजते धोबियों ने कुछ मिट्टी हटाई, मिट्टी खोदी, तो उन्हें इस यक्षी के पैरों की उंगलियां दिखाई देने लगी। तब हल्ला हुआ और तब ये पूरी मूर्ति को बाहर निकाला गया। अब जैसा कि होता है हिंदुस्तान में, खासकर जब लोगों को लगा कि एक मूर्ति निकली है तो हल्ला हो गया कि धरती से देवी प्रकट हुई है, देवी। तो लोगों ने इस मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू कर दी, आरती उतारना शुरू कर दिया, एक छोटा मोटा मंदिर सा बना दिया और वहां भीड़ लगने लगी। लेकिन जब ये खबर बड़े बड़े इतिहासकारों को मिली, बड़े बड़े पुरातत्व शास्त्रियों को मिली, जिसे इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो वो लोग दौड़े हुए आए। एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, प्रोफेसर समझदार बंगाली बाबू थे, वो पहुंचे। वो अंग्रेजों का जमाना था। तो एक थे मिस्टर डीवी स्पूनर, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके ईस्टर्न सर्किल के डायरेक्टर हुआ करते थे, वो भी आए। उन लोगों ने आसपास के गांव वालों को समझाया बुझाया कि भाई इस मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, ये कोई देवी नहीं है, इसका स्थान मंदिर नहीं है, इसका स्थान संग्रहालय है, म्यूजियम है। और फिर गांव वालों को समझा बुझा कि ये जो मूर्ति थी इसको पटना म्यूजियम में रखा गया। क्योंकि दीदारगंज में ये मूर्ति मिली थी तो इसका नाम पड़ गया दीदारगंज यक्षी। अब मैं इस मूर्ति के बारे में आपको बताता हूं विस्तार से। ये तो मूर्ति का रेप्लिका है, उसका मॉडल है। जो ओरिजिनल मूर्ति है वो ओरिजिनल मूर्ति आदम कद है, 5 फीट 2 इंच की मूर्ति है, 162 सेंटीमीटर की मूर्ति है। उस मूर्ति का ये जो बायां हाथ है, ये बायां हाथ गायब है। मूर्ति की जो नाक है वो नाक टूटी हुई है और उसके दाहिने हाथ में एक चौरी है जिसे चंवर भी कहते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि चंवर क्या भला है, तो आपने याक नाम के जानवर का नाम सुना होगा। याक एक किस्म की पहाड़ी गाय होती है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाती है और ठंड से बचने के लिए इसके बदन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। तो याक के बालों से ही ये चंवर तैयार किया जाता है। इंग्लिश में से फ्लाई विस्क कहते हैं। और आप पुराने जमाने के राजे महाराजाओं को देखेंगे, फिल्मों में भी दिखाते हैं। तो जब महाराज सिंहासन पर बैठे रहते हैं तो एक दो लोग उनको ये चंवर हिलाकर
हवा देते रहते हैं, मक्खियां उड़ाते रहते हैं। तो इसी को चंवर या चौरी कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो मूर्ति है ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्जापुर, वहां एक छोटी सी जगह है चुनार, वहां का सैंड स्टोन बहुत प्रसिद्ध होता है, उसको हिंदी में बलुआ पत्थर कहते हैं। इस पर छोटे छोटे लाल धब्बे रहते हैं और चुनार के बलुआ पत्थर की एक खासियत होती है कि ये मौसम को झेल सकता है। मतलब सर्दी आए, गर्मी आए, बरसात आए, लू हो, कुछ भी हो, ये पत्थर आराम से रहता है, बिल्कुल नया लगता रहता है। और दूसरी खासियत ये है कि बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, बहुत मुलायम पत्थर होता है और इसको बहुत बारीकी के साथ तराशा जा सकता है। तो मूर्तिकारों का ये पसंदीदा पत्थर था, चुनार सैंडस्टोन, यानी चुनार का बलुआ पत्थर। तो साथियों, ये है दीदारगंज यक्षी की मुख्तसर में कहानी। अब जब ये मूर्ति मिली तो मूर्ति के साथ जैसा होता है कुछ विवाद भी शुरू हो गए, इतिहासकारों में भी विवाद हो गए। मूर्ति से जुड़े दो विवाद हैं। पहला विवाद यह है कि ये मूर्ति मौर्य कालीन है या कुषाण कालीन है। जो इतिहासकार कहते हैं कि ये मौर्य कालीन है, उनका कहना है कि जो पाटलिपुत्र शहर था वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी था और ये मूर्ति पाटलिपुत्र में पाई गई, जो आज का पटना है, तो ये मौर्य कालीन मूर्ति रही होगी। उनका यह भी कहना है कि इस मूर्ति पर जिस किस्म की पॉलिश की गई है, पत्थरों पर जिस किस्म की चमक है, वो चमक मौर्य कला की पहचान है। मौर्य काल में जो मूर्तिकार होते थे वो पत्थरों पर पॉलिश करके एक तरह से उसमें चमक पैदा कर देते थे, तो ये चमक जो है वो मौर्य कालीन मूर्ति इसको साबित करती है। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये मूर्ति कुषाण कालीन है, कुषाण साम्राज्य के समय की है, जो कि पहली सदी ईस्वी के आसपास था। उनका कहना है कि ये मूर्ति ने आगे में जिस तरह से जुड़ा बांध रखा है, इस तरह का केश विन्यास, इस तरह का जो हेयर स्टाइल था, वो कुषाण काल की महिलाएं किया करती थी। तो उनका कहना है कि ये कुषाण कालीन मूर्ति है और ऐसा उनके इस आगे वाले जुड़े से पता चलता है। जो लोग कुषाण साम्राज्य को नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य था और इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसकी दो राजधानियां थी, एक मथुरा में और एक पुरुषपुर में। पुरुषपुर का आधुनिक नाम पेशावर है और अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। और सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा हुआ, उसका नाम कनिष्क था। तो ये तो पहला विवाद हो गया, मौर्य कालीन और कुषाण कालीन। दूसरा विवाद इस मूर्ति को लेकर यह है कि ये मूर्ति है किसकी। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्ति यक्षी की है। जो यक्ष और यक्षी होते थे वो देवी देवता नहीं होते थे, उनका दर्जा देवी देवता से थोड़ा कम रहता था और वे स्थानीय स्तर के वो होते थे और आप उनको एक तरह से प्रकृति की आत्मा कह सकते हैं। तो उन इतिहासकारों का यह दावा है कि देश के अन्य भागों में यक्षों की भी मूर्तियां पाई गई हैं और वे मूर्तियां भी इसी तरह चमड़ लेकर खड़ी हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरह यक्ष लोगों के पास में चमड़ रहता था, उसी तरह यक्षिणी यानी यक्षी के हाथ में भी चमड़ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये यक्षी नहीं, ये गणिका है। अब आप कहें कि गणिका क्या बला है, तो प्राचीन समय में गणिकाएं होती थी और वे आम वेश्याएं नहीं होती थी, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी, बहुत विदुषियां होती थी और उनको नृत्य कला का कौशल, गायन कला का कौशल, बहुत सारी चीजें आती थी और उनका उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ होता था, राजे महाराजाओं के साथ होता था। चाणक्य उर्फ कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें उसने गणिका का वर्णन किया है और कहा है कि ये गणिकाएं जो थी वो महाराजा की दासी का काम करती थी। यानी महाराजा जब धूप में निकलते थे तो उनके ऊपर छतरी लगाए रहती थी, महाराजा को प्यास लगती थी तो उनको पानी पिलाती थी, महाराजा के इर्द गिर्द खड़ा होकर ये चमर हिलाती थी। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यक्षी नहीं, ये गणिका की मूर्ति है। लेकिन तब भी ऑन द होल लोग यही मानते हैं कि ये यक्षी ही है, इसलिए इसका नाम दीदारगंज यक्षी पड़ा है, दीदारगंज गणिका नहीं पड़ा है। साथियों, जब ये मूर्ति इतनी प्रसिद्ध हो गई तो उन दिनों हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेज लोग बहुत फख्र के साथ इस मूर्ति को ले जाते थे यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में इसकी नुमाइश कराते थे और लोगों को बताते थे
कि ये प्राचीन भारत की ऐसी शानदार मूर्ति है। अंग्रेजों को ये फख्र होता था कि उसी प्राचीन भारत पर हम लोग हुकूमत कर रहे हैं। उसके बाद ये मूर्ति पटना म्यूजियम में थी, जैसा मैंने आपको बताया। 1985 में 1985 में अमेरिका में भारत महोत्सव हुआ, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और उसमें इस मूर्ति को अमेरिका ले जाया गया। वहां अमेरिका के कई शहरों में इस मूर्ति का प्रदर्शन हुआ, नुमाइश हुई। लेकिन लाने ले जाने के क्रम में, इसको प्लेन में चढ़ाने उतारने के क्रम में इसको कुछ चोट लग गई, हल्का सा नुकसान हो गया। उसके बाद जब ये मूर्ति लौटी तो उस पर हंगामा खड़ा हो गया। पटना म्यूजियम में तो यहां तक कह दिया कि बिना मुआवजा हम लोग सरकार से लिए हुए इसको वापस रखेंगे नहीं। इतना हंगामा हुआ कि अंत में भारत सरकार को ऐलान करना पड़ा कि अब भविष्य में कभी भी दीदारगंज यक्षी को विदेश नहीं भेजा जाएगा। तो ऐसी है ये दीदारगंज यक्षी। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पटना में दो बड़े म्यूजियम हैं। एक पटना म्यूजियम अलग है और एक म्यूजियम हाल में बना है जिसको बिहार म्यूजियम कहते हैं। 2017 में जब दीदारगंज यक्षी की बरामदगी के 100 बरस हुए तो इस मूर्ति को उठाकर पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम ले जाया गया। इस वीडियो के जरिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप बिहार म्यूजियम, जो कि पटना की मुख्य सड़क पर है, बेली रोड पर है, जिसका सरकारी नाम जवाहरलाल नेहरू पथ है, बिहार म्यूजियम में जाकर इस मूर्ति को जरूर देखें। और यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को तो जरूर दिखाएं। ये इतना बड़ा धरोहर है, सिर्फ पटना का धरोहर नहीं, बिहार का धरोहर नहीं, समझिए ये पूरी मानव सभ्यता की एक धरोहर है, एक विरासत है। और आज आप देखिए, बिहार के लिए तो अब मेरे आंसू भी खत्म हो गए हैं। एक समय बिहार जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था, वो पाटलिपुत्र परशुराम की अंधेर नगरी है। और अब बिहार की पहचान यही है कि यहाँ के लोग खैनी खाते हैं, कट्टा चलाते हैं और माफिया को चुनाव जिताते हैं। इस तरह की एक नकारात्मक छवि बहुत हद तक बिहार की लोगों ने बना दी है। तो उस छवि को भी अच्छा बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि ये धरती कितनी प्राचीन रही है, कितनी पवित्र रही है बिहार की धरती, इसलिए इस दीदारगंज यक्षी की मूर्ति का दर्शन करें। और उसी बिहार म्यूजियम के अंदर एक दुकान भी है जहां इस तरह का छोटा रेप्लिका बिकता है। इसको भी आप खरीदकर अपने ड्राइंग रूम में सजा सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।